नाज़रीन, यूरोपियन मीडिया से अजब खबर जो है सामने आ रही है और वो ये है कि यूरोपियन ने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की आउटपुट को अब तस्लीम करना जब शुरू कर दिया है। उन्होंने अब इस रियलिटी को मानना शुरू कर दिया है कि अब आबनाए हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए उनको फी जो है वो ईरान और ओमान को जो है वो देना पड़ेगी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अगर देखा जाए तो रियलिटी भी यही है। उनके पास इसके सिवा ऑप्शन क्या है? वो कि फ्रांस ने अनाउंस किया कि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, बाकी हमारे इत्तेहादी जो है वो उनकी नेवीज जो है वो यहां पर पहुंच गई हैं। बट रियलिटी नाज़रीन यह है कि अमेरिका पिछले 100-125 दिनों से अपनी पूरी जो ताकत है, और अमेरिकन जो नेवी है वो इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन नेवी है, उसने अपनी पूरी कोशिश की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने के लिए। बट अमेरिका जब वो फेल हो चुका है तो यूरोपियंस को अब ये भी नजर आ रहा है ना कि अगर अमेरिका ये अचीव नहीं कर सका तो हम कैसे कर लेंगे। अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान के साहिलों के करीब तक नहीं ला सका। एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो ईरानी साहिलों के करीब नहीं ला सके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास तक भी नहीं ला सके। तो यूरोपियंस जिनके पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वो यहीं पर जब उसको हिट नहीं करवाना चाहेंगे, तो ये यूरोपियन जब एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। बट जाहिर है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है ये एक बड़ी जंग में से जो छोटी आगे और नई जंगें निकलती हैं, जो उसके चूजे बच्चे होते हैं, हर जंग के आगे चूजे बच्चे होते हैं, तो ये उसका एक चूजा बच्चा है। जंग बुनियादी तौर पर रिजीम चेंज की जंग थी, ग्रेटर इजराइल की जंग थी, लेकिन उसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो जंग है अब वो यूरोपियंस के लिए मसला बन चुकी है। रीजनल कंट्रीज समझते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए मसला है। तो वो एक बिल्कुल यानी अलग से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जंग है वो बिल्कुल एक अलग से एक बैटलफील्ड जो वो बनी। तो अभी इस खबर का मतलब ये नहीं है कि 100% जब वो इसको अमेरिका और यूरोपियंस ने जब एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों की जो आर्मीज हैं इनकी कोऑर्डिनेशन और वो डिस्कशन हो रही होगी कि क्या इसको वो मिलिटरली कंट्रोल कर सकते हैं वापस। बट ये है कि जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना जब वो शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया के हवाले से ये खबर है कि सऊदी अरेबिया का जो ट्रस्ट है ट्रंप के ऊपर वो खत्म हो चुका है, गिर चुका है, बहुत डिक्लाइन में जा चुका है। एक तो अमेरिका की जो पावर है वो एक्सपोज हुई है, और फिर सऊदी अरेबिया ने मजीद ये लर्न किया है कि इस जंग में सऊदी अरेबिया का फायदा नहीं है। गो के ऑन सम एस्पेक्ट एक आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है क्योंकि सऊदी अरेबिया भी चाहता था कि ईरान में रिजीम चेंज हो, बट जो इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसको मजीद जंगें अब इस रीजन के अंदर जो नहीं चाहिए, क्योंकि वो इकॉनमी के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जब वो काम कर रहे हैं तो जंगें होंगी तो फिर ये उनका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए वो बिल्कुल किसी एडवेंचर के मूड में नहीं है। ठीक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चाइना के वजीर खारजा हैं उनका राब्ता हो रहा है मार्को रूबियो के साथ। कब? जब सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा चीन से होकर आ रहे हैं तो उसके फौरी बाद चीन के वजीर खारजा मार्को रूबियो को कॉल कर रहे हैं और उसमें यह डिस्कस कर रहे हैं कि हमें यहां पर एक और जंग नहीं छेड़नी है। रीजनल सिक्योरिटी को जब डिस्कस किया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी सऊदी अरेबिया चाइना के पास गया है, चाइना की कॉल जब अमेरिका को आ रही है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया ऐसे किसी एडवेंचर में, बल्कि ये जो सीज फायर हुआ है इसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा जो है वो रोल है, क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा है, इसको बेसिकली तो 4 मुल्क ओवरऑल है ना, मिस्र, सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान, और इन तीनों मुल्कों के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान भी आए थे जहां से इस प्रोसेस का जब आगाज हुआ। तो ये सऊदी अरेबिया का डिसीजन था कि हमने डिप्लोमेटिक रास्ता लेना है ईरान से। उधर लेबनान में इसराइल ने जब वो एक ड्रोन अटैक किया है, ऑलमोस्ट 3 दिनों के बाद एक हमला लेबनान पर जब वो किया गया है। इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। टर्की का जो रोल बढ़ रहा है यूरोपीय यूनियन में, नेटो में, उसकी डिफेंस इंडस्ट्री, उसका डिप्लोमेटिक लेवरेज, ठीक है ना, उसका इमेज, तो इससे इसराइल जब वो बहुत ज्यादा परेशान है। और तुर्की ने ये कहा है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जो लेबनीज गवर्नमेंट है और जो साइप्रस की गवर्नमेंट है ये इसराइल के साथ किस तरह के मुआहदे कर रहे हैं, और खास तौर पर जो मैरीटाइम जो एग्रीमेंट है कि समुद्री हदूद कौन कौन सी कहां तक होंगी, इसको हम बड़े गौर से मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर टर्किश जो साइप्रस है वो भी तो मौजूद है ना, तो वहां पर मैरीटाइम जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर लेबनान की गवर्नमेंट और साइप्रस की गवर्नमेंट कुछ ऐसा इलाका मान लेती है जिससे टर्की को मसला होगा, तो टर्की कह रहा है कि लेबनीज हुकूमत क्या मुआहदे कर रही है इसराइल से, इसको हम बगौर जब वो मुशाहदा कर रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़े यानी अगले 4-5 दिन होंगे सुप्रीम लीडर का जो फ्यूनरल है, उस हवाले से बहुत बड़ी तैयारियां और बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 20 मिलियन पीपल, 2 करोड़ लोग जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो इसमें जब वो शरीक होंगे। इसराइल की टोटल आबादी आपको पता है कितनी है, तो सिर्फ फ्यूनरल के अंदर 20 मिलियन पीपल जब वो शरीक होने वाले हैं। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लार्जर देन लाइफ, और यानी उसने एक ऐसी जंग लड़ी है जिसने वक्त की सुपर पावर को शिकस्त दे दी है। खुद तो वो पहले ही दिन शहीद हो गए, बट जो ईरान ने जंग लड़ी है वो उनकी गाइडेंस के अंदर लड़ी है।
इस जंग की तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, सुप्रीम लीडर अपनी डायरेक्शन दे चुके थे, और आप देखिए कि वो खुद वहां पर जब वो मौजूद रहे, हालांकि उनको सिक्योरिटी एजेंसीज कहती रही कि आप यहां से मूव करें, आपको अटैक करने का फैसला कर लिया गया, बट उन्होंने कहा कि आई हैव डन माई पार्ट, मैं अपना काम जो कर चुका हूं। और फिर इसमें एक ये भी था कि उनकी जो शहादत है उसके पीछे पूरी ईरानी कौम जो इकट्ठी हो जाएगी। तो आप देखें कि ईरानियंस ने अपने लीडर की जो शहादत है उसको रायगा नहीं जाने दिया, और वो फिर ज्यादा मुतहद हुए, और जिस तरह से वो लड़े हैं उसने एक सुपर पावर का हुरूर जब वो खाक में मिला दिया है। और अमेरिकन जो पावर है मिडिल ईस्ट में वो मुकम्मल तौर पर चैलेंज हो चुकी है, एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर अमेरिका को हो चुका है। तो 20 मिलियन पीपल। और अब इसमें अहम बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सा मुल्क जब अपना डेलीगेशन भेजेगा, ये बहुत माने रखता है। देखिए एक फ्यूनरल हो रहा है, और फ्यूनरल किसका? जिसको अमेरिका ने असैसिनेट किया। मैटर करता है ना कि आप किसके साथ खड़े हैं, ठीक है ना। आप क्या इसको मजलूमाना एक असैसिनेशन समझते हैं, मजलूमाना शहादत समझते हैं या नहीं समझते? सो यूरोपियन से तो कोई डेलीगेशन नहीं आ रहा, तो किसका डेलीगेशन आ रहा है? एशियंस के डेलीगेशंस आ रहे हैं। ओवरऑल जो यूरोपियन प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिया के लोग हैं, वो आ रहे हैं। और इंडिया से खबर है कि इंडिया अपना डेलीगेशन जो भेज रहा है। सो इंडिया टू सेंड फॉरेन मिनिस्टर एंड गवर्नर टू ईरान फॉर खामनाइज फ्यूनरल। इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, वजीर ममलकत फॉर खारजा अफेयर, उनको भेजा जा रहा है, और जो बिहार के गवर्नर हैं उनको भेजा जा रहा है। सो ये हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की, और ये इस इंपॉर्टेंस को बता रही है कि जो दो सिविलाइजेशन है, बड़े सगीर की जो सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन, इनके जो आपस में रिलेशंस हैं, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, पीपल टू पीपल कनेक्शन। तो ये इंडिया भी हाई लेवल जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहा है। और चाइना से हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। चाइना के जो सीनियर लॉ मेकर्स हैं, जो उनकी कांग्रेस है, उसके जो अरकान हैं, आपको बताना कि चाइना में एक ही पार्टी है जिससे सदर जब मुंतखब होता है, तो उस पार्टी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं। और दिमित्री मेदवेदेव रशिया से जब शरीक हो रहे हैं, इसके अलावा आजरबाईजान, टर्की अपना डेलीगेशन भेज रहा है, कतर जब अपना डेलीगेशन भेज रहा है, पाकिस्तान जब वहां पर, पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर जब उसमें शरीक होने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद के अंदर पार्टिसिपेशन जब वो हो रही है। तो ये बहुत, आप इसको मामूली इवेंट मत समझिए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। 600 फॉरेन जो जर्नलिस्ट हैं, गैर मुल्की जर्नलिस्ट, जब वो इस फ्यूनरल को कवर करने के लिए आ रहे हैं। और यूरोपियन जो एंटी इंपीरियलिस्ट ग्रुप्स हैं, एंटी इंपीरियलिस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो ईरान पहुंच रहे हैं। इसके अंदर कौन है? इसके अंदर एकेडमिया के लोग हैं, इसके अंदर जर्नलिस्ट हैं, इसके अंदर जो है वो अक्रॉस द यूरोप जो इस्लामिक सेंटर्स हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ रहे हैं। इसमें रिसर्चर्स आ रहे हैं, इसमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स आ रहे हैं, और एंटी वॉर जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अक्रॉस द यूरोप, जो जंगों के खिलाफ हैं, ऐसी यूनियंस, उनके जो नुमाइंदे हैं वो यहां पर तशरीफ ला रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इस रीजन को उनका मैसेज आपके सामने है कि वो क्या मैसेज है वो देकर जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने न्यूक्लियर नहीं बनाया, ठीक है ना। रीजन को ये बात जो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर का फतवा था कि यहां पर जो हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे, और कितनी कोशिशें उनके दौर में हुई कि अरबों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। बाकी ज़ाहिर है कोल्ड वॉर ईरान और सऊदी अरेबिया की हुई, बट ईरान का हमेशा से ये मौक़िफ़ था कि यहाँ से बेहतर जो ख़त्म की जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ने सब ठीक किया। जब ये आपस में लड़ रहे थे तो डेफिनेटली कुछ गलतियां ईरान की साइड पर हुई होंगी, बट अगर हम पिछले 10 साल देखते हैं तो ईरान की जानिब से बेइंतहा कोशिशें हुई हैं रीजन के साथ रिकन्सिलिएट करने की, यूरोप के साथ रिकन्सिलिएट करने की, वेस्ट के साथ ओवरऑल अच्छे ताल्लुकात जब बनाने की ईरान ने बहुत कोशिशें की हैं, और उसमें रुकावट इसराइल है, जिसकी कई बार मिसाल हम पहले भी दे चुके हैं। अच्छा, उन्हीं के दौर में न्यूक्लियर डील हो रही है, तो वो अमन के ख्वाहिशमंद है ना, न्यूक्लियर डील कर रहे हैं वो। और जो मैं मिसाल दे रहा था कि जिस दिन मौजूदा ईरान के सदर ने हलफ उठाया, उसी दिन इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, और तेहरान में शहीद किया गया, कहीं और भी निशाना बनाया जा सकता था, तो वहां पर करने का, और वो भी वहां की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उस दिन निशाना बनाने का मकसद क्या था? चूंकि नए सदर आए हैं, रिफॉर्म्स चाहते हैं, वेस्ट के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अरबों के साथ, हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो पहले दिन से ही उनको उलझा दो, पहले दिन से इनके सर के ऊपर जो जंग की तलवार जो लटकना शुरू हो जाए। तो वो जो दिन था वो बिल्कुल वो जो असैसिनेशन है इस्माइल हानिया की, वो एक वाज़ेह डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था कि ईरान पर अब जंग आ रही है। तो उसके आप देखें, नोट करें कितने दिनों के बाद जब ईरान पर अटैक इसराइल ने कर दिया। तो जब ये सारी दुनिया सुप्रीम लीडर के फ्यूनरल में शरीक हो रही होगी, तो एक शख्स है वो उसमें शरीक नहीं होगा, वो है उनके बेटे और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई जो है वो इस फ्यूनरल में शरीक नहीं होंगे।
ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बट ये है कि जहां अभी वो हैं वहां पर जस्ते खाकी जो है वो ले जाया गया, ठीक है ना। उनका जो आखिरी जो मुलाकात है वो हुई है, ठीक है ना। उनके जस्ते खाकी को सुप्रीम लीडर के पास ले जाया गया या सुप्रीम लीडर को ले जाया गया है। एक आखिरी जो दीदार है वो उन्होंने कर लिया, बट वो फ्यूनरल के अंदर जब वो शरीक नहीं होंगे। मैं कुछ एनालिसिस आपके सामने रखता हूं कि ये शख्स जिसका फ्यूनरल हो रहा है ये कितनी बड़ी जंग लड़के जब वो जा रहा है और अपनी गाइडेंस छोड़ के जा रहे थे। देखिए वो तो एक 86 ईयर की एक ऐसा शख्स था जिसने शायद कुछ सालों में उन्होंने वैसे भी तबई तौर पर चले जाना था इस दुनिया से, बट जो वो शहीद होकर गए हैं और अपनी इतनी बड़ी रेजिस्टेंस की मिसाल छोड़कर जा रहे हैं। तो अब जरा 3 एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान शैटर्ड यूएस इजरायली मिलिट्री मिथ्स, एक्सेलरेटेड शिफ्ट टू ग्लोबल साउथ। ईरान ने अमेरिका और इजरायली पावर की जो मिथ थी उसको रेजा रेजा करके रख दिया है, उसको उखाड़ के फेंक दिया है कि ये बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, उसको उठा के फेंक दिया है। और ग्लोबल साउथ जो है उसकी तरफ शिफ्ट जो वो बढ़ा है, यानी जो दुनिया के विक्टिम ममालिक हैं जिसको लीड चाइना कर रहा है उसकी तरफ जो शिफ्ट है और न्यू ग्लोबल ऑर्डर की तरफ। सो एक्स यूएस ऑफिशियल ने कहा कि ईरान और यूएस की जो वॉर है एंडिंग ऑन एमओयू सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है फॉर तेहरान एंड डिफीट फॉर अमेरिकन एम्पायर। ये एक्स यूएस ऑफिशियल कह रहा है। और फिर ये एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि ईरान ने ट्रंप का जो ग्लोबल डोमिनेंस का जो मंसूबा था उसके रास्ते में रुकावट डाली है। यानी असल में ट्रंप और नेतन्याहू ये दुनिया को फतह करने के लिए निकले हुए थे। इसी साल जो 2026 का साल है, इसी साल उनकी लिस्ट पर बहुत सारे मुल्क थे और इस साल का आगाज आप देखिए कैसे हो रहा है। वेनेजुएला पर हमला 3 जनवरी को, और ये हमला जब वो कहीं 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को भी होने जा रहा था जब नेतन्याहू जब वो मारो-लागो में मौजूद है, यानी साल का आगाज ही जंग से हो रहा है। तो इस साल उनके टारगेट पर बहुत सारे मुल्क थे, वेनेजुएला, ईरान, क्यूबा, कुछ अफ्रीका के मुल्क हैं और आगे पीछे 5-7 मुल्क जब वो टारगेट करके बैठे हुए थे। सही है। तो ईरान ने वो जो नेतन्याहू और ट्रंप का मंसूबा था एक के बाद एक मुल्क पर हमला करने का, उसके रास्ते में भी रुकावट डाली है, इनके हाथ रोके हैं। अगर ईरान 5, 10, 15 दिनों में, 50 दिनों में फॉल कर गया होता तो अब एक और मुल्क अंडर अटैक आ चुका होता। तो ये तो अमेरिका यहां पर उलझ गया ना, और ये इस उलझ में से निकल ही नहीं सकते हैं। जमीनी जंग तो फिर कई साल जंग छेड़ देंगे ना, जमीनी हमला, इसमें से आप कैसे निकलेंगे? फातेह होकर तो इसमें से कभी नहीं निकल सकते। यही है कि वो एक और ताकत के साथ अपने रिसोर्सेज लेकर, बड़ी फौज लेकर ईरान पर हमलावर हो जाएं, बट वो भी इनकी फतह को गारंटी जब वो नहीं करेगा। फिर ईरान किसी और तरह की जंग जब लड़ेगा, और ईरान ये बता चुका है कि अभी उसने सारे फ्रंट जब वो नहीं खोले, और ईरान तैयार बैठा हुआ है। जो डियागो गार्सिया है उसको अभी तक ईरान ने हिट नहीं किया है, ठीक है ना, और ईरान की मिसाइलों की रेंज फिर कहीं भी एक्सटेंड हो सकती है। तो ये एक सीन है। जो सेंटकॉम ने मीटिंग की है, 12 मिलिट्री लीडर को बुलाया, उस पर ईरान का रद्दअमल आया है। ईरान ने तनकीद की है बहुत ज्यादा, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो यहां पर प्रेजेंस है एक्चुअली ये यहां पर इनसिक्योरिटी की वजह है, और अमेरिका ने कभी जेन्युइनली यहां पर पीस के लिए क्वेश्चन जब नहीं की। और इस तरह की जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह की उसकी जो मीटिंग्स हैं, ये सिर्फ एक परफॉर्मेटिव पोस्चर है, बस दिखाने के लिए कि हम यहां पर बड़े अमन के दाई हैं। यूएस की जो डिस्टेबलाइजिंग पॉलिसीज रीजन के अंदर रही हैं, और रीजन के मुल्कों को सबक सीखना चाहिए, उनको जरा होशियार रहना चाहिए, जिसको वो अपना अमन का प्याम्बर समझ रहे हैं, तो वो ही असल में यहां पर क्राइसिस का जिम्मेदार है। तो रीजन के मुल्क थोड़े से होशियार हो जाएं और जो कुछ हुआ है उससे जब वो सबक सीखे। ये ईरान का मैसेज है रीजनल कंट्रीज को। रीजनल कंट्रीज मस्ट रिमेन विजिलेंट एंड ड्रा लेसन्स फ्रॉम द रीसेंट अमेरिकन इजरायली अटैक्स दैट वायलेटेड रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमेशा कहते रहे कि ईरान से खतरा है, ईरान हमला करने आ रहा है, ईरान मिसाइल बना रहा है, ईरान फला कर रहा है। क्या ईरान ने इन पर हमला किया या इन्होंने ईरान पर हमला किया? और जून की जंग एक बार फिर इनके सामने सबूत है, अगर गौर करें तो निशानियां तो हैं। जून की जंग में इजराइल ने हमला किया तो ईरान ने गल्फ मुल्कों में अमेरिकी बेसिस पर हमला नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि इजराइल अमेरिका को डरा करके लेकर आया, क्योंकि उसको पता था कि अमेरिका अटैक करेगा तो ईरान फिर गल्फ मुल्कों में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाएगा। और फिर इजराइल के मुताबिक यहां पर उनका मिशन कंप्लीट हो जाना था, क्योंकि ये मुल्क आपस में लड़ पड़े थे। ईरान का हमला गल्फ पर हो चुका था, फिर ऊपर से अमेरिका, इतनी बड़ी ताकत, ईरान क्रश हो जाता, क्रश कर देना था उन्होंने ईरान को। लेकिन ईरान एक कितनी बड़ी फतह के साथ जब वो इमर्ज हुआ है, ईरान कह रहा है सबक सीखे, इससे जब वो चला, इससे जरा होशियार रहें।
आज रिपोर्ट ये सामने आई है कि इजराइल की जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है वो ईरान के मिसाइलों में तबाह हुई है, डैमेज हुई है, और उसको कई साल चाहिए रिपेयर होने के लिए। और आज एक ताजिक रशियन सिटीजन, वेरी इंटरेस्टिंग, ताजिक रशियन सिटीजन को, यानी वो रशियन नेशनल भी है और ताजिक नेशनल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी फर्स्ट रशियन नेशनल, उसको इजराइल ने गिरफ्तार किया और उस पर यह इल्जाम लगाया है कि वो इंटेलिजेंस कर रहा था फॉर ईरान, रशियन सिटीजन। और आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे रशियन सिटीजन हैं जो कि इजरायली सिटीजन भी हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह मामला चले गए तो फिर इजराइल के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। जनाब अली, आज ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यह है कि यूरोपियन जो नेशंस हैं उन्होंने क्वाइटली, बड़ी खामोशी के साथ, इजहार किए बगैर ये एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की रियलिटी को। और ओमान ने भी ये मैसेज भेजा था पिछले हफ्ते यूरोपियंस को कि आपको यही एक्सेप्ट करना होगा। तो अब खबर यह है कि यूरोपियंस इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि यहां पर इंसाफ बरता जाए। वो ये है कि जितनी फीस फिर हमसे आप ले रहे हैं, बाकी दुनिया से भी फिर आप उतनी फीस लेंगे। यानी अब जो सारा फोकस है, जो टॉक्स हो रही हैं, जो पैगाम भेजे जा रहे हैं, वो ये नहीं है कि हमसे फी मत लो, ये है कि जितनी बाकियों से लोगे उतनी हमसे लो, इंसाफ करो हमारे साथ ज्यादती मत करो, हमसे ज्यादा पैसे मत लो। ये मैसेज है ब्लूमबर्ग के मुताबिक यूरोपियंस भेज रहे हैं ओमान को, और डेफिनेटली ओमान के जरिए ईरान को, कि थोड़ा सा इंसाफ हमारे साथ करें, आप ज्यादती ना करें। आप ठीक है, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, बट उतने पैसे लें जितने बाकियों से लेंगे। ये नहीं कि आप दूसरों से 10 रुपए लें और हमसे जब 1000 रुपए लें, तो ऐसा हमारे साथ ना करें। तो सारा फोकस जो इस वक्त यहां पर आ गया है, हालांकि 2 हफ्ते पहले कुछ और हो रहा था। उधर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें कुवैत ने और बहरीन ने ईरान को कंडेम किया और कहा है कि ईरान ने हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेजिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया। अब क्या किया जा सकता है? मैं आपको एक और बड़ी तल्ख बात बताऊं, ये जो बड़ी पार्ट्स होती हैं जैसे अमेरिका है या जो भी ये वेस्टर्न एम्पायर्स हैं, ये जिससे लड़ रहे होते हैं ना, उसके करीब छोटे मुल्कों को बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटे मुल्कों के जरिए उनको तंग किया जा सकता है, जिससे ये लड़ रहे होते हैं। और छोटे मुल्क जब वो चूंकि रेजिस्ट नहीं कर सकते, यानी बहरीन है, कुवैत, छोटे छोटे मुल्क है, ये रेजिस्ट नहीं कर सकते अमेरिका को। सऊदी अरेबिया रेजिस्ट कर रहा है, तुर्की रेजिस्ट कर रहा है, हालांकि अमेरिका के साथी हैं, बच चुके बड़े मुल्क हैं, सो दे कैन रेजिस्ट। लेकिन ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। तो बहरीन, मतलब कुछ थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए। वी कंडेम के जो इन गल्फ मुल्कों के पर अटैक्स हुए, बट फिर आपको यह भी कहना चाहिए कि जो ईरान पर हमले हुए, जो लेबनान पर हुए, हम उसको भी कंडेम करते हैं। तो क्या किसी ने कहा, क्या चाइना, रशिया ने, पाकिस्तान ने या तुर्की ने यह कहा कि गल्फ मालिक में अमेरिकी बेसिस पर हमला कोई अच्छी चीज है? क्या उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया? नहीं, कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। बट थोड़ी सी सीरियसनेस तो होनी चाहिए, थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड तो बात होनी चाहिए। यानी बस ये लगे हुए हैं ईरान को कंडेम कर रहे हो, भाई ईरान को कंडेम कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? विक्टिम को कंडेम करने से कभी अमन नहीं होता। फिलिस्तीन के मसले में जो इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किया, उसमें बुनियादी मसला ये है कि आप विक्टिम्स को कंडेम कर रहे हैं और जो जालिम है उसको आप हलाशेरी दे रहे हैं, उसको और रास्ते उसके खोल रहे हैं।